नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों। आज हम अध्याय 11 इतिहास 11वीं कक्षा के इतिहास विषय के बारे में अध्याय 11 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है आधुनिकरण के रास्ते के बारे में। बच्चों, आज के पाठ में हम चीन का परिचय, जापान का परिचय, जापान राजनीतिक व्यवस्था, मैजी पुनर्स्थापना, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, औद्योगिक मजदूर और पश्चिमीकरण और परंपरा, आधुनिकता पर विजय, इन टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा आधुनिकरण के रास्ते। 19वीं सदी की शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया में प्रभुत्व था। चीन में प्राचीन काल से चला आ रहा छिंग राजवंश की सत्ता थी, लेकिन कुछ समय बाद चीन जो था अशांति की गिरफ्त में आ गया और औपनिवेशिक चुनौती का सामना नहीं कर पाया। ऐसे में जो छिंग राजवंश था, उसके हाथ से राजनीतिक नियंत्रण धीरे धीरे जाता रहा और चीन देश जो था वो गृह युद्ध की लपटों में आता गया। वहीं दूसरी ओर जापान एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में उभरता जा रहा था। सन 1895 में ताइवान तथा 1910 में कोरिया को उपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने में कायम रहा। बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, चीन का परिचय। इसमें जानेंगे कि चीन के भौगोलिक इतिहास के बारे में जानेंगे कि चीन का भौगोलिक क्षेत्र कितना था, कैसा था, वहाँ कौन सी भाषाएं बोली जाती थी। चीन एक विशाल महाद्वीपीय देश है, जिसमें कई तरह की जलवायु है। मुख्य क्षेत्र में यहाँ पे 3 प्रमुख नदियाँ हैं, जिनका अपना महत्व है। पहली है हुआंग है, दूसरी नदी है यांगसी नदी, तीसरी नदी है च्वांगजियांग। यही विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदियों में से एक है। चीन का सबसे जो अधिकतर क्षेत्र जो है पहाड़ी हिस्सा है। हान यहाँ की सबसे प्रमुख जातीय समूह में से एक है। यहाँ की प्रमुख भाषा चीनी है। चीनी जो लोग थे, उनको खानों में क्षेत्रीय विविधता भी देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे विभिन्न तरह के खाने हर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के खाना खाए जाते थे, जिनमें से एक प्रमुख था डिमसम। डिमसम प्रमुख खाना था, जो गुथे हुए आटे में सब्जी को भरकर और उसको उबाल करके बनाया जाता था, जिसको डिमसम कहा जाता था। चीनी लोगों की मुख्य फसल गेहूं थी।
चीनियों को मसाले खाने का भी बहुत शौक था। ये मसालों व मिर्च का बहुत उपयोग करते थे। पूर्वी चीन में गेहूं, चावल इन दोनों का प्रचलन था। तो जो पूर्वी चीन था वहाँ पे गेहूं और चावल अधिक पाए जाते थे और वहाँ पर ये दोनों अधिक खाए जाते थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जापान का परिचय। तो बच्चों अभी तक हमने जापान इससे पहले चीन के बारे में पढ़ा, चीन की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ा, चीन के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पढ़ा। अब हम जापान के बारे में जानने जा रहे हैं। जापान एक द्वीप श्रृंखला है जिसमें 4 बड़े द्वीप हैं। ये 4 बड़े द्वीपों में प्रमुख है होन्शु, क्यूश, शिकोकू और होकाइडो। ओकिनावा द्वीपों की एक श्रृंखला सबसे दक्षिण में है। जो ओकिनावा द्वीप है ये जापान के जो द्वीपों की श्रृंखला में सबसे दक्षिण में है। जो जापान में द्वीपों की 50% से अधिक जो पहाड़ी क्षेत्र है वो पहाड़ी है। जापान का जो मतलब जापान की में द्वीपों की जो संख्या है उनमें सबसे अधिक क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ ज़्यादा है वहाँ पर। जापान सक्रिय भूकंप क्षेत्र में से एक है। जो जापान है वो सक्रिय भूकंप क्षेत्र में से एक है। यहाँ पे अधिकतर भूकंप आते रहते हैं और आज मतलब प्रेजेंट में भी आए दिन वहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है और जापान में मुख्य तौर पर क्या खाया जाता था, चावल और मछली यहाँ का मुख्य भोजन था। यहाँ पे बहुत शौक से चावल और मछली खाई जाती है। जापान में पशुपालन नहीं, वहाँ पे व्यापार और कृषि इन सबको अधिक महत्व दिया जाता था, लेकिन पशुपालन वहाँ पर बहुत कम मात्रा में ही मिलता था, ना के बराबर। तो वहाँ पे जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं थी। तो देखो बेटा बच्चों, ये आप लोग को दिख रहा है जापान के नीचे देखो टोक्यो, यही है ये जो प्रेजेंट में इसकी राजधानी है। और आप लोग को ये दिख रहा है ना कोरिया, ये हमारा प्रशांत महासागर के नीचे जो जापान सागर, चीन देखिए, चीन दिख रहा है। ठीक है, तो बच्चों यही देखो हिरोशिमा दिख रहा है, जहाँ पर जो जापान का क्षेत्र था यहीं पर हिरोशिमा और एक नागासाकी था। यहाँ पर अमेरिका ने क्या किया था, परमाणु बम गिराए थे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों जापान और वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था। जापान में क्योटो में रहने वाले सम्राट का मतलब जापान में क्योटो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था। 12वीं सदी में के आते आते क्या हुआ, असली सत्ता किसके हाथों में आ गई, शोगुनों के हाथ में आ गई। उसी समय देश को 250 भागों में विभाजित कर दिया गया, जिनका शासन क्या होता था, डेम्यो चलाते थे। कौन चलाते थे, डेम्यो। और जो शोगुन थे वो डेम्यो पर नियंत्रण रखते थे। मतलब जो वहाँ के शोगुन डेम्यो शासन चलाते थे और जो शोगुन थे वो डेम्यो पर क्या करते थे, नियंत्रण रखते थे। ये डेम्यो थे, ये डेम्यो एदो जो मतलब जो बाद में राजधानी एदो जो आजकल टोक्यो के नाम से जाना जाता है, डेम्यो ने इसको राजधानी बनाया। इसी समय सामुराई जाति थी
या फिर यूं कह लो कि ये एक योद्धा वर्ग था। वे शोगुन और देवयों की सेवा करते थे। क्या? जो सामुराई वर्ग था, ये जो योद्धा वर्ग था, वो शोगुन और देवयों की सेवा करते थे। एदो एदो अब दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया था। जापान एक अमीर देश के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुएं आयात करता था। तो उस समय क्या था, जो जापान था वो चीन से रेशम और जो भारत था वहाँ से विलासी वस्तुएं जिनमें कपड़ा और अन्य चीजें थी आयात करता था। इस प्रकार से बच्चों ने जापान में राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जाना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजी पुनर्स्थापना। कि कैसे जापान में मेजी पुनर्स्थापना किया हुआ और उन्होंने कैसे मेजी सुधार किए और जिससे जापान की पुनर्स्थापना कैसे हुई। जापान में मेजी पुनर्स्थापना कैसे हुई। मेजी पुनर्स्थापना 1867 से 1868 में मेजी वंश के नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन समाप्त किया गया। मेजियों की पुनर्स्थापना के पीछे कारण थे उस समय देश में असंतोष बढ़ रहा था। जो जापान था वहाँ पे क्या हो रहा था, असंतोष बढ़ रहा था, जिसके कारण मेजियों की पुनर्स्थापना की गई। इसी समय क्या हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कूटनीतिक संबंधों की मांग की जा रही थी। इसी समय की बात है, अमेरिका ने भी कामोडोर मैथ्यू पेरी, जो एक जापानी अमेरिका था, वो जापानी सरकार से राजनयिक और व्यापारिक समझौता करने हेतु भेजा गया। साथ ही साथ अमेरिका का ध्यान चीन की ओर भी गया, क्योंकि जापान और चीन में लगे हुए क्षेत्र थे, आसपास के क्षेत्र थे। इससे क्या हुआ, अमेरिका जापान तक तो अपना व्यापार फैलाना की कोशिश की और साथ में चीन भी वही नज़दीक उसके रास्ते में पड़ता। तो उससे क्या हुआ, जापान और चीन दोनों तरफ उसका व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, जिसका कारण था पेरी के आगमन से ने जापानी राजनीति पर महत्वपूर्ण असर डाला। पेरी के आगमन से क्या हुआ, जो जापान का सम्राट था उसकी अहमियत बढ़ गई। शोगुन को सत्ता से हटा दिया गया। जो शोगुन थे उनको वहां से सत्ता से हटा दिया गया और सम्राट मेजी को एदो ले आया। जो सम्राट था उसने मेजी को क्या किया, एदो ले आया। बाद में एदो ही टोक्यो के नाम से जाना जाने लगा। बाद में एदो को ही टोक्यो के नाम से जाना लगा, जो आज भी जापान की राजधानी के नाम से जाना जाता है। और टोक्यो को पुराना नाम एदो था। एदो का प्राचीन नाम होता था पूर्वी राजधानी। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण। मेजी सुधारों में महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण भी करना भी था। इसके लिए कृषि पर कर लगाकर
धन इकट्ठा किया गया। मतलब क्या किया, मेजी सुधारों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा था कि जापान मतलब अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण था। मतलब जापान का कैसे 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 आधुनिकीकरण किया जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, मेजियों ने इसके लिए कृषि पर कर लगाकर उन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करने का कार्य किया। इसके साथ ही जापान ने पहली रेल लाइन, इसके साथ ही क्या हुआ, जापान ने 1870 से 1872 के बीच में टोक्यो से लेकर के योकोहामा में जो रेल लाइनें बिछाई, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिले, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान में आराम से भेजा जा सके, जिसके कारण से रेल लाइनों को बिछाया गया, जिससे अधिक से अधिक मुनाफा मिले, व्यापार को बढ़ावा मिले, विदेशी तरह मतलब व्यापार करने के लिए अग्रसर हों। इसी समय की बात है, वस्त्र उद्योग भी लगाए गए। जो वस्त्र उद्योग के लिए मशीनों को यूरोप से आयात किया गया, जिससे क्या हो, वस्त्र उद्योग में पनप सके। और इन उद्योगों में लगाए गए इन मशीनों को, मशीन लगाने से क्या हुआ, मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए विदेशी कारीगरों को बुलाया गया, जो इन मजदूरों को प्रशिक्षण दे। 1872 में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रबंध किया गया, जिससे ऋण मिल सके और मतलब सब्सिडी मतलब उद्योग स्थापित करने के लिए सब्सिडी मिल चुके, लोन मिल चुके, ऋण मिले। इस कारण से 1872 में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का भी प्रारंभ हुआ, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी। नेक्स्ट टॉपिक है औद्योगिक मजदूर। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे औद्योगिक मजदूरों को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनकी क्या क्या उनके साथ मतलब उन्होंने उनकी क्या समस्याएं थी, उनका समाधान कैसे हुआ। औद्योगिक मजदूरों की संख्या उस समय 1913 तक बढ़ करके पहुंच करके 40 लाख तक पहुंच गई। मजदूर ऐसी इकाइयों में काम करते थे जिनमें मशीनों और विद्युत ऊर्जा का उपयोग नहीं होता था। मतलब मजदूर ऐसी इकाइयों में काम करते थे जिसमें जिनमें मशीन और विद्युत ऊर्जा नहीं होती थी। अधिकतर कार्य हाथों से ही किया जाता था। इन कारखानों में महिलाओं की मतलब काम करने वाली महिलाओं की संख्या क्या थी, अधिक थी। पुरुषों की संख्या कम थी। पुरुषों से अधिक महिलाएं होती थी जो इन कारखानों में काम करती थी। सन 1886 में पहली बार जापान में आधुनिक हड़ताल का आयोजन हुआ। जो आयोजन हुआ उनमें भी महिलाओं ने ही किया। मतलब ये जो 1886 में पहला आधुनिक जो हड़ताल हुआ, उसका प्रायोजन भी महिलाओं ने ही किया। उद्योगों में तेज विकास और लकड़ी जैसी प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण का विनाश प्रारंभ होने लगा। उद्योग का तेज विकास तो हो रहा था, लेकिन साथ में प्राकृतिक संसाधनों की मांग बढ़ रही थी, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा था, विनाश हो रहा था। और यहाँ से ऐसे समय में 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन छेड़ा गया, जो कि पर्यावरण के विनाश को रोकना उद्देश्य था। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, हम ये देख रहे, ये इस समय के कारखाने हैं, महिलाएं काम कर रही हैं। देख रहे हैं बच्चों आप लोग कैसे कारखाने, मतलब पूरा काम हाथों से भी हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पश्चिमीकरण और परंपरा। फुकुजावा युकी चीन मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक थे। इनका कहना था कि जापान को अपना ध्यान
एशिया से हटाकर, एशिया में तो करना ही चाहिए, मतलब एशिया में तो ठीक है, लेकिन इनका ध्यान एशिया से हटा करके क्या करना चाहिए, पश्चिम की ओर जाना चाहिए, मतलब पश्चिमी देशों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित मतलब व्यापार की तरफ आकर्षित करना चाहिए। फूको जावा युकिचिका जन्म एक गरीब सामुराई परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा नागासाकी और ओसाका में हुई थी। इन्होंने एक शिक्षा संस्थान स्थापित किया था जो आजकल क्यो विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने जापान को एशिया के साथ साथ पश्चिम की ओर ले जाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इनका इनका वो काम, इनका मानना ये था कि जापान को, एशिया तो ठीक है, एशिया में तो हम उसके आसपास के क्षेत्र से तो अच्छे संबंध है ही, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, पश्चिम की ओर भी अपना व्यापार की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा व्यापार और बढ़े और हमारे मतलब हमको आधुनिकीकरण में और हेल्प मिले। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा आधुनिकता पे विजय। सन 1930 से 40 के मध्य की बात है। जापान ने चीन और एशिया में अपने उपनिवेश बढ़ाने व लड़ाइयाँ छेड़ना चालू कर दिया। यहाँ पे जापान की अपनी मतलब बढ़ती जा रही थी। ये लड़ाइयाँ द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में बदल गई जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया। इसी हमले में असहमति प्रकट वाले मतलब इस हमले में असहमति प्रकट करने वालों पर जुल्म ढाए गए, जापान में जुल्म ढाए गए, जिन्होंने इस पर्ल हार्बर युद्ध, अमेरिका पे जो अमेरिका के पर्ल हार्बर पे जो हमने जापान ने युद्ध युद्ध मतलब हमला कर दिया था, तो उसका कुछ देश में असहमति प्रकट करने वालों पर सरकार ने जुल्म ढाए और उनको जेल भेजा। इसी समय कई जगह देशभक्तों की ऐसी संस्थाएं बनी जो युद्ध का समर्थन करती थी। इसमें महिलाओं के भी कई संगठन थे। सन 1943 में एक संगोष्ठी हुई, बैठक हुई या फिर एक मीटिंग हुई, जिस पर आधुनिकता पर विजय, इसमें जापान के सामने जो दुविधा थी उस पर चर्चा हुई। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के हार के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वापसी। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और जल्द ही खत्म करने के लिए अमेरिका ने क्या किया, हिरोशिमा और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर नाभिकीय बम गिराए। अमेरिकी नेतृत्व वाले जापान का विसैन्यीकरण, जो अमेरिका ने जिस जापान पे कब्जा कर लिया था, जिस क्षेत्र में कब्जा कर लिया था, का विसैन्यीकरण कर दिया गया और नया संविधान वहां पर लागू किया। इसके बाद राजनीतिक पार्टियों को पुनर्जीवित किया गया। इसके बाद वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां थी उनको पुनर्जीवित किया गया। 1946 के चुनाव में पहली बार अमेरिका ने भी मतदान 1946 के चुनाव में पहली बार जो वहाँ की जापान की महिलाएं थी उन्होंने भी मतदान किया। भयंकर हार के बाद जापानी अर्थव्यवस्था का जब अमेरिका द्वारा जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए, नाभिकीय बम गिराए गए, तो जापान की बहुत ही बुरी दुर्दशा हो चुकी थी। तो वही उसकी भयंकर हार के बाद भी जापानी अर्थव्यवस्था का धीरे धीरे तेजी से पुनर्निर्माण हुआ। संविधान को, जापान के संविधान को औपचारिक स्तर पर गणतांत्रिक रूप इसी समय दिया गया। इसी के चलते चलते सरकार धीरे धीरे क्या हुआ, इसके चलते चलते सरकार नौकरशाही और उद्योगों के बीच एक करीबी रिश्ता कायम हुआ। बच्चों, मैंने ये आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ और इन प्रश्नों के आप लोग को क्या करने हैं, आंसर या उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं और प्रश्नों को नोट करने हैं और इनके उत्तर आप लोगों को ढूंढ करके लिखने हैं।
पाठ समझ करके लिखने हैं। चीन राजवंश कहाँ का था? पहला प्रश्न है हमारा, चीन राजवंश कहाँ का था? दूसरा प्रश्न है, पर्ल हार्बर कहाँ स्थित है? पर्ल हार्बर कहाँ स्थित है? जापान के चार, हमारा नया प्रश्न है, जापान के 4 बड़े द्वीपों के नाम बताइए। फिर से रिपीट करती हूँ, जापान के 4 बड़े द्वीपों के नाम बताइए। टोक्यो का प्राचीन नाम क्या था? हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो का प्राचीन नाम क्या है?